Students, and once again welcome back to my channel. Today we are discussing यूनिट थर्ड का पार्ट 10 गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ। तो यूनिट थर्ड के कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसे कि कल मैंने आपको रिटर्न वाला टॉपिक कंप्लीट किया है जो कि यूनिट थर्ड का ही था, जो कि छूट गया हुआ था। तो उसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक जो छूट गया था यूनिट थर्ड का, और लास्ट टॉपिक यही है असेसमेंट। सो असेसमेंट अंडर जीएसटी और असेसमेंट के कितने टाइप्स हैं वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस है टाइप्स का वो सेल्फ असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट के ऊपर में रहेगा। असेसमेंट के वैसे तो कई सारे टाइप्स हैं जो कि इस लेक्चर में हम समझेंगे, बट इस लेक्चर में हमारा मेन जो मेजर फोकस रहेगा वो सेल्फ असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट में है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए जो असेसमेंट हैं हम उन्हें कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस लेक्चर गाइस। दीज आर द टॉपिक्स जिसे आज मैं कवर करने वाली हूँ। असेसमेंट अंडर जीएसटी, इसका मीनिंग है क्या है, और इसका टाइप सेल्फ असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट। इसे आप स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं अगर आपके पास सिलेबस नहीं है इसका तो। जो सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज़ असेसमेंट अंडर जीएसटी। तो इससे पहले समझ लेते हैं असेसमेंट क्या होता है। अगर आप असेसमेंट का मतलब डिक्शनरी में खोजने जाएंगे तो आपको एक सिनोनिम असेसमेंट का मिलेगा जिसका मतलब होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कह लें या असेसमेंट कह लें, इसका हिंदी में अगर आप मतलब सर्च करेंगे या देखेंगे तो उसका मतलब होता है मूल्यांकन। मतलब आपके मूल्य का आंकलन करना। मूल्य को अगर आप बिजनेस के टर्म्स में या फर्म के टर्म्स में, कॉमर्स के टर्म्स में या जीएसटी के पैरेलेंस के टर्म्स में अगर आप समझें तो आपका बिजनेस या आपका फर्म जो कमा रहा है, मतलब आपकी जो कमाई हो रही है, आपके बिजनेस से जो आपकी कमाई हो रही है, तो जो भी प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो तो उस प्रॉफिट पे आप कुछ न कुछ पैसा सरकार को देते हो। तो उसका आंकलन किया जाता है कि कितना आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कितना आपका टर्नओवर है, और आप जीएसटी के कौन से रेट के अंदर में आ रहे हो, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और आपको कितना जो है टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है, उसका आंकलन किया जाता है असेसमेंट अंडर जीएसटी में। तो सिंपल सा अगर आप, ये तो आपको हिंदी में समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, हिंदी में समझना इसलिए ज़रूरी है गाइस क्योंकि आपका जो मदर लैंग्वेज है वो है हिंदी। अगर आप किसी भी कंसेप्ट को अपनी मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में अगर आप समझते हैं तो आपको उसे बहुत इजी हो जाता है किसी अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बना के लिखने में। तो एग्जामिनेशन में अगर आपको पॉइंट वाइज नहीं भी याद आ रही हैं चीज़ें, अगर आपको लेक्चर आपने हिंदी में सुना हुआ है, समझा हुआ है उसे अपनी मदर लैंग्वेज में, तो आप उसे बना करके लिख देंगे। अगर आप कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो भी आप बहुत कुछ उसमें लिख सकते हैं। चलिए रीड करते हैं कि असेसमेंट अंडर जीएसटी में क्या डेफिनेशन है। बड़ा ही प्रिसाइज सा डेफिनेशन दिया गया है जीएसटी में, जहाँ पे असेसमेंट को बताया गया हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? निर्धारण करना। किसी चीज़ का जब आप निर्धारण करते हो, किसी चीज़ को आप जब डिटरमाइन करते हो, किसी चीज़ को, मतलब किस चीज़ को, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी के निर्धारण की बात कही जा रही है। तो जीएसटी के एक्ट के अंदर में जब आपके टैक्स लायबिलिटी का निर्धारण किया जाता है तो उसी को बोलते हैं असेसमेंट। और असेसमेंट का मतलब क्या? मूल्यांकन, आपके मूल्यों का आंकलन। आपके मूल्य का मतलब क्या कि जो भी आप बिजनेस में आपका टर्नओवर है, जो भी प्रॉफिट है, उस पर आपको कितनी टैक्स आपकी लायबिलिटी बन रही है टैक्स अथॉरिटी को देने के लिए, तो उनका आंकलन किया जाता है जीएसटी के अंदर में। इसमें कई तरीके के टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप सेल्फ असेसमेंट करते हो, मतलब आप खुद से अपने मूल्यों का आंकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं। असेसमेंट बोल लीजिए चाहे इवैल्यूएशन आप बोल लो, एक ही मतलब है। तो बट देखिए, कुछ स्पेसिफिक जो टर्म होते हैं ना, स्पेसिफिक फील्ड के होते हैं, तो उन्हें जब आप उनको यूज़ करना इज़ वेरी मैंडेटरी। तो आप इवैल्यूएशन नहीं यूज़ कर सकते हो। इवैल्यूएशन तो मैंने आपको इसका सिंपल वर्ड समझने के लिए आपको बता दिया। आप असेसमेंट ही एग्जामिनेशन में लिखेंगे। सेल्फ असेसमेंट में मतलब क्या होता है? जब आप अपने मूल्यों का आंकलन खुद से करते हैं। रीअसेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब ऑफिसर या जीएसटी के जो अथॉरिटी होते हैं, कमिश्नर होते हैं, आपके द्वारा सेल्फ असेस्ड जो भी आपने किया हुआ है उसको वापस से वो रीअसेस कर सकते हैं। रीअसेसमेंट उसको बोलते हैं। प्रोविजनल असेसमेंट में क्या होता है कि आप इसको वन बाय वन हम समझेंगे, थोड़ा सा मैं अभी आपको हिंट दे देती हूँ। प्रोविजनल असेसमेंट में क्या होता है कि आप जो है ऑफिसर को बोलते हो कि आप जो है हमारे बिजनेस का असेसमेंट करें, कितना टैक्स एक टैक्स पेयर को या मुझे देना है वो आप हमें बताएं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो टैक्स पे करेंगे। प्रोविजनल असेसमेंट। फिर समरी असेसमेंट आता है और बेस्ट एडजस्टमेंट असेसमेंट आता है। नॉर्मली अगर हम बात करें
तो जो नॉर्मल पर्सन जो कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखा है जीएसटी में, वो जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं और हर महीने वो जीएसटी को पे करते हैं। तो जब वो हर महीने जीएसटी को पे करते हैं ना, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ असेसमेंट पे करते हैं। उनको पता है कि उन्होंने कितना परचेज़ किया है, उन्होंने कितना आउटवर्ड सप्लाई किया हुआ है, उनकी इनवर्ड सप्लाई कितनी है, और उसके बेसिस पे वे सेल्फ असेसमेंट करते हैं और अपना जितना उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो उसे पे करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी होती है कि आपके बिज़नेस में आकर के या आपके पास में आकर के वो रीअसेस कर सके, और वो ये जानने के लिए कि अगर सपोज़ करिए कि कोई शॉर्टफॉल हुआ है जीएसटी को पेमेंट करने में आपके द्वारा, मतलब आपको जीएसटी जितना पे करना चाहिए था, आपने कस्टमर से तो बराबर जीएसटी लिया, लेकिन आपने जीएसटी पे बराबर नहीं किया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स। उनको ये लगा कि आपकी जीएसटी में कुछ शॉर्टफॉल है या शॉर्ट पेमेंट्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में रीअसेसमेंट हो सकता है, किया जा सकता है। सो जो मैंने अभी आपको इंग्लिश में समझाया, सॉरी हिंदी में समझाया, उसी का इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा या मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। नॉर्मली पर्सन्स हैव जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फाइल जीएसटी रिटर्न्स एंड पे जीएसटी एवरी मंथ बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट ऑफ GST liability. However, the government at all times has the right to reassess or perform an assessment by itself and determine if there is a short payment of GST. The same thing जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ये कुछ इससे आपको समझ में आ गया कि असेसमेंट क्या होता है। मतलब आपके मूल्यों का आंकलन करना, इवेल्यूएशन करना, जो भी आप साल में, मंथ में, क्वार्टरली, बाई एनुअली जो भी आप कमा रहे हो उस पर आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो उस टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है, इवेल्यूएट किया जाता है। सो इसमें देखिए कुछ टाइप्स हैं। असेसमेंट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया हुआ है। असेसमेंट का जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको ये ज़रूर मेंशन करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर जीएसटी। अब पहला टाइप क्या है, जो टैक्स पेयर असेसमेंट करता है। टैक्स पेयर मतलब कि कौन, वो व्यक्ति जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है या जिसके ऊपर कर का भार है, वो। दूसरा टैक्स अथॉरिटी करती है। जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हो मंथली, जब आप मंथली आपने कितना सप्लाई किया हुआ है, आपको कितना अर्न हुआ है, कितनी इनकम हुआ है, जीएसटी पोर्टल पे जा कर के आप खुद से इवेल्यूएशन कर रहे हो, खुद से असेसमेंट कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो। जीएसटी के पोर्टल पे जा कर के अपनी टैक्स लायबिलिटी को, जीएसटी रिटर्न को आप टाइमली फाइल कर रहे हो खुद से, विदाउट एनी असिस्टेंट, या आप किसी का कोई असिस्टेंट आपका नहीं है और आप किसी से किसी भी प्रकार की सपोर्ट नहीं ले रहे हो, किसी प्रकार का आप असिस्टेंस नहीं ले रहे हो। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो टैक्स पेयर होता है वो सेल्फ असेस करता है। दूसरा क्या होता है, टैक्स अथॉरिटी लेती है। तो टैक्स अथॉरिटी में क्या टाइप दिया हुआ है, प्रोविजनल असेसमेंट दे दिया हुआ है पहला, दूसरा समरी असेसमेंट है, तीसरा स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स है, चौथा है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, नॉन फाइलर्स और अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये स्क्रीनशॉट आप ले लें, पेन कॉपी, आई होप कि आपने पेन कॉपी लिया होगा। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, इस लेक्चर को पॉज करके इसको लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने बहुत आपको प्रिसाइज तरीके से सेक्शन वाइज यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गया। 1 जो आप सेल्फ असेसमेंट करते हो, 2, 3, 4, 5 में भी आपके 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेक्शन वाइज है। सेल्फ असेसमेंट वाली जो बात कही गई हुई है वो सेक्शन 59 में कही गई हुई है। प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में सेक्शन 60 में कहा गया हुआ है। जब यहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे ना, तो आप डायग्राम में यहाँ पे क्या करिएगा कि सेल्फ असेसमेंट के नीचे सेक्शन लिख दीजिएगा, सेक्शन 59 एग्जामिनेशन में, तो इससे बड़ा क्लियर रहेगा। अपनी कॉपी में भी जब आप इसको लिखिएगा नोटबुक में, तो यहाँ पे सेक्शन 59 यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको भूलेगा नहीं, सेम जगह आपको याद रहेगा, अलग से इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे अलग से ज़रूर लिख दिया हुआ है, लेकिन इसे आप नोटबुक में एक ही जगह लिखिएगा। सो सेक्शन 59 में सेल्फ असेसमेंट के बारे में बताया गया हुआ है, जिसे टैक्स पेयर खुद पे करता है। 60 में प्रोविजनल असेसमेंट, 61 में स्क्रूटनी ऑफ टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, स्क्रूटनी वाला बताया गया हुआ है। 62 में असेसमेंट ऑफ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हु हैव फेल्ड
टू फाइल द टैक्स रिटर्न। कुछ ऐसे रिटर्नी होते हैं, टैक्स रिटर्नी होते हैं जो किसी कारणवश अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल जाते हैं, तो उनके लिए सेक्शन 62 में मेंशन है कि वो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं ऐसे रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। 63 में क्या है, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, और 64 में क्या है, समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ये वाला पढ़ रहे हैं, 59 और 60 वाला पढ़ रहे हैं। सो 59 में क्या है, सेल्फ असेसमेंट में कि हर एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को अपने आप जितने भी टैक्सेस उनको पे करने हैं, जितना भी उनका टैक्स बन रहा है, टैक्स लायबिलिटी बन रही है, वो खुद रिटर्न को फाइल करते हैं। टैक्स पीरियड जैसे मंथली, हर मंथ में वो जा कर के अपने जीएसटी के पोर्टल पे जा कर के ईमानदारी के साथ में अपने रिटर्न को वो फाइल करते हैं और कंटिन्यू तरीके से जीएसटी को पे करते हैं। ये ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आप ये क्यों सेल्फ असेसमेंट क्यों होता है, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये जो टैक्स करंट टैक्स रिजीम है, इसको प्रमोशन के लिए सेल्फ असेसमेंट बनाया गया हुआ है। इससे पढ़ लें आप, एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शैल हिमसेल्फ असेस the taxes payable and furnish a return for each tax period। मतलब कि हिमसेल्फ जो भी टैक्सेबल पर्सन है वो खुद से जाकर रिटर्न फाइल करता है। दिस मीन्स जीएसटी कंटिन्यूज टू प्रमोट सेल्फ असेसमेंट जस्ट लाइक एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स अंडर करेंट टैक्स रिजीम। मतलब जीएसटी की जो अथॉरिटी है वो खुद ही बोलती है कि भाई ऐसा है कि आप अपना खुद से सारा कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईमानदारी के साथ आप टैक्स रिटर्न फाइल करिए। बट अगर इन केस उन्हें लगता है कि कुछ जीएसटी के जो भी आपने पेमेंट किया हुआ है, टैक्स जितना भी आपने पेमेंट किया है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो वहाँ पे वो आपका रीअसेस भी कर सकते हैं। अब प्रोविजनल असेसमेंट बोला गया हुआ है सेक्शन 60 के अंदर में। इसमें क्या है कि जो एसएससी होता है, मतलब कि जिसे टैक्स पे करना होता है, तो वो रिक्वेस्ट करता है ऑफिसर को प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर में कि वो जो भी वैल्यू है उसके बिज़नेस की, जो भी वो सामान बेच रहा है या जो भी सामान उसने मंगाया हुआ है, उसे डिफ़िकल्टी हो रही है वैल्यू को असेस करने में कि किस पे कितना उसको टैक्स पे करना है, उसे समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो जो ऑफिसर को वो रिक्वेस्ट करता है प्रोविजनल असेसमेंट के लिए कि भाई आप हमारे पास में आएँ, हम आपको सारा अपना इन्फॉर्मेशन देंगे, हमारे पास में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो आप हमारे से मांगो, हम आपको देंगे। बिज़नेस से रिलेटेड जितना भी हमने ट्रांजैक्शन किया हुआ है, ये सारी चीज़ें क्यों हैं, और हमारा जो रेट है, हमारी जो वैल्यू है, आप उसको निर्धारण करिए, बताएं कि हमें कितना इस पे टैक्स लेना चाहिए या कितना इस पे हमें टैक्स देना है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑफिसर के ऊपर वो सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो आकर के वैल्यू डिटरमाइन करता है और रेट डिटरमाइन करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। प्रोविजनल असेसमेंट दो केसेस में होता है। पहला केस क्या होता है, जब कोई भी टैक्सेबल पर्सन को डिफ़िकल्टी होती है वैल्यू डिटरमाइन करने में, और दूसरा क्या होता है कि जब कोई भी टैक्सेबल पर्सन रेट ऑफ टैक्स डिफ़ाइन नहीं कर पाता है या उसे डिफ़िकल्टी होती है कि वो निर्धारण नहीं कर पा रहा है, डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है कि रेट ऑफ टैक्स उसे कितना देना है या उसका कितना बनना चाहिए। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी दो सब पॉइंट्स दिया हुआ है। वैल्यू में क्या है, जब कोई भी पर्सन ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट अगर नहीं कर पा रहा है कि उसने जितना भी मंथली में जितना ट्रांजैक्शन किया हुआ उसकी वैल्यू उसे कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो बोलता है प्रोविजनल असेसमेंट के लिए सेक्शन 60 के अंदर में। दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग वेदर सर्टेन रिसिप्ट शुड बी इंक्लूडेड और नॉट। उसे जैसे कभी होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा कभी कभी लोगों को, क्योंकि जीएसटी का ये जो कंसेप्ट है ये 2017 मतलब लेटेस्ट नया ही कंसेप्ट आया हुआ है, तो इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हैं। वैसे तो इसका अमेंडमेंट हुआ है कई बार, वैसे तो 2015 में ही इसका जो लॉ वो बन गया था, लेकिन 2017 हम इसको लेते हैं, 2017 लेते हैं, क्योंकि लॉ कई बार डिफ़ाइन हुआ है और पूर्ण रूप से जब बन के आता है कोई चीज़ आपके सामने तो आप वही डेट और वही चीज़ आप ले करके चलते हो। तो कहीं ना कहीं जो टैक्सेबल पर्सन होता है, जब उनको समझ में नहीं आता कि इस रिसिप्ट को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, इस पर छूट है कि नहीं है, तो जब उनको ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी समझ में आता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, तो वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए ऑफिसर को बोलते हैं। ये तो समझ में आया कि वैल्यू की वजह से कभी कभी क्या होता है कि टैक्स वो डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, मतलब कि उनको ये पता नहीं चलता है कि किस गुड्स पे किस सर्विस पे कितना उनको टैक्स पे करना है। इसकी भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है ना, गुड्स और सर्विस को क्लासीफाई किया गया हुआ है बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में, तो हर एक
क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हर एक गुड्स और सर्विस पे अलग अलग रेट बने हुए हैं। तो जब वो रेट ऑफ टैक्स जब वो डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए बोलते हैं। या आइडेंटिफाइंग वेदर एनी नोटिफिकेशन इज़ एप्लीकेबल और नॉट, मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट कई बार क्या होता है कि नोटिफिकेशन जारी करके CBIC और सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स जो है GST, वो कई बार नोटिफिकेशन जारी करके रेट में फेरबदल करती रहती है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि टैक्सेबल पर्सन अब हर कुछ महीने पे जा कर के वेबसाइट पे तो देखेगा नहीं, तो उसको समझ में नहीं आता है कि इस पे रेट बढ़ा है कि कम हुआ है, तो वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अब प्रोविजनल असेसमेंट में देखिए 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि इसका कुछ प्रोविज़न होता है। प्रोविजनल असेसमेंट जब आप चाहते हो कि आपका बिज़नेस का प्रोविजनल असेसमेंट हो तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ऑफिसर से। ये तो ठीक है कि ऑफिसर करेगा, लेकिन आप ऑफिसर तक पहुंचोगे कैसे, या ये ऑफिसर आप तक कैसे पहुंचेगा? तो ये प्रोविज़न है जिसे आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे टाइम लिमिट दी हुई है फाइनल असेसमेंट के लिए, और इंटरेस्ट ऑन एडिशनल टैक्स पेबल और रिफंड, ये चीज़ें दी हुई हैं, तो हम इसे कवर करेंगे अभी फटाफट। तो प्रोविज़न क्या है? सबसे पहले तो आपको रिक्वेस्ट करना होगा प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, राइटिंग में, रिटन में आपको देना होगा ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर को, कि आप प्रोविजनल असेसमेंट चाहते हैं। कौन से सेक्शन में ये बात कही गई है? सेक्शन 60-60 में। तो और दूसरा क्या है? द प्रॉपर ऑफिसर कैन अलाउ पेइंग टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस एट रेट और ऑन वैल्यू स्पेसिफाइड बाय हिम। फिर उसके बाद में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपका वो प्रोविजनल जो है वो एक्सेप्ट करता है या क्या करता है, वो ये बताएगा कि जो भी आपका रेट, वो रेट के बेसिस पे आपको टैक्स पे करना है या वैल्यू के बेसिस पे वो टैक्स आपको पे करना चाहिए, क्या आपके लिए ज़्यादा सही है, वो ये डिसाइड करता है, वो ये स्पेसिफाई करता है कि आपको रेट पे टैक्स पे करना है। ऑन द बेसिस ऑफ रेट जो है आपको टैक्स पे करना चाहिए, कि मतलब जिस दर पे आपने सामान को बेचा है, ख़रीदा है, या वैल्यू जिस दर पे आपने उस चीज़ को बेचा हुआ है, कि या किस तरीके से कौन सी चीज़ें किस पे आपको टैक्स पे करना है, ये स्पेसिफाई जो है वो करने का काम कौन करता है? ऑफिसर। फिर एक ऑर्डर पास किया जाता है। ऑर्डर विल बी पास्ड विद इन 90 डेज़ फ्रॉम डेट ऑफ रिक्वेस्ट। जिस दिन आपने रिक्वेस्ट डाला है प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, मतलब 90 दिनों के अंदर उससे रिलेटेड एक ऑर्डर को जो है वो पास किया जाता है कि आपको बेस्ड ऑन रेट पे करना है या बेस्ड ऑन वैल्यू पे करना है। फिर क्या है? द टैक्सेबल पर्सन हैज़ टू इशू अ बॉन्ड विद द सिक्योरिटी promising to pay the difference between provisionally assessed tax and final assessed tax। अब जो टैक्सेबल पर्सन है उसको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है, एक तरीके का अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है कि वो ये प्रॉमिस करता है कि सपोज़ करो कि जो भी प्रोविजनल असेस्ड टैक्स है, मतलब प्रोविजनल तरीके से, मतलब वो अगर ऑफिसर कोई आपको बोलता है कि आपका टैक्स जो है वो सपोज़ करो कि आपको 10,000 पे करना है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल 10,000 पे करना है, और ये इसने आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करके बता दिया कि आपको 10,000 जो है वो पे करना है। लेकिन जब पूरा वैल्यूएशन हो जाता है, पूरा सारा चीज़ वैल्यूएशन हो जाता है, तो ऑफिसर आपको ये बोल सकता है कि जो फाइनल अमाउंट है, जो फाइनल टैक्स आपको पे करना है वो 15,000 पे करना है। तो ऐसी स्थिति में जो इसके बीच का डिफरेंस है 5,000 आप पे करोगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है ये देख लिया कि ठीक है 10,000 है और 15,000 बोलेगा तो आप बोलो कि नहीं हम 5,000 एक्स्ट्रा जो है वो पे नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपसे वो बॉन्ड साइन कराते हैं कि जो भी प्राइस इंक्रीज़ होगा, जो भी फाइनल असेस्ड टैक्स होगा वो आपको पे करना होगा। अगर इनकेस कोई डिफरेंसेस होते हैं तो वो आपको पे करने पड़ेंगे, तो वो आप प्रॉमिस करते हो, इसलिए आपसे बॉन्ड साइन कराते हैं एज ए सिक्योरिटी बॉन्ड। अब क्या है कि प्रोविजनल असेसमेंट विल बी फॉलोड बाय फाइनल असेसमेंट, इसीलिए जो प्रोविजनल असेसमेंट होता है इसके बाद जो है वो फाइनल असेसमेंट होता है। प्रोविजनल असेसमेंट फाइनल असेसमेंट नहीं होता है। ऑफिसर ने बताया कि आपका जो असेसमेंट है, जो आपका टैक्स लायबिलिटी बन रही है, वो आप बेस्ड ऑन रेट करोगे या बेस्ड ऑन वैल्यू करोगे, किस तरीके से करोगे, ये तो प्रोविजनल असेसमेंट हो गया। लेकिन जो फाइनल आप टैक्स पे करोगे वो बेस्ड ऑन होगा फाइनल असेसमेंट, मतलब जो फाइनल तरीके से निर्धारित किया जाएगा। इसमें क्या चीज़ें, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि द प्रॉपर ऑफिसर कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल असेसमेंट। कुछ अन्य अगर जानकारी चाहिए ऑफिसर को
फाइनल असेसमेंट के पहले वो आपसे वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है आपके बिजनेस या फर्म से रिलेटेड। अब देखिए इसमें कुछ टाइम लिमिट्स दी गई हुई है फाइनल असेसमेंट की। अब ऐसा नहीं है कि फाइनल असेसमेंट जो है साल भर चलता रहेगा या 2 साल तक खींच के वो लेके जाएंगे। भाई आपने जनवरी में अगर आप असेसमेंट करा रहे हो तो उसका कुछ लिमिटेशन होना चाहिए ना, कि पता चला जनवरी से स्टार्ट हुआ है तो आपका 8 महीने 9 महीने असेसमेंट ही हो रहा है, फाइनल असेसमेंट आने में इतना आपका टाइम लग जाएगा, फिर उसमें रेट बढ़ जाएगा तो वो रेट आप डिफरेंसेस का कैसे पे करोगे। तो इसीलिए जीएसटी ने बोला हुआ है, टाइम लिमिट दिया हुआ है। टाइम लिमिट क्या है कि जो फाइनल असेसमेंट होता है 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। प्रोविजनल असेसमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर फाइनल असेसमेंट हो जाना चाहिए। किसी सिचुएशन में सपोज़ करो कि कोई सिचुएशन अगर होती है, बहुत ऐसी सिचुएशन हो गई कि एक्सटेंड करना पड़ जाए ये डेट, तो अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, बट इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और परमिशन कौन देता है? जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर देता है। लेकिन जो जॉइंट और एडिशनल कमिश्नर होता है वो खुद जो है वो द कमिश्नर कैन एक्सटेंड इट फॉर फर्दर 4 years एज ही सीम्स फिट। तो नेक्स्ट 4 years के लिए वो उसे एक्सटेंड कर सकता है। मतलब 6 महीने के लिए तो एक्सटेंड किया जा सकता है जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर के द्वारा। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कमिश्नर को कि इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा घोटाले हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे ऑफिसर को बहुत सारा टाइम लग जाता है, जैसे विजय माल्या जैसे हो गए या बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, तो वो इतना ज़्यादा धन संपत्ति पाए रहते हैं, कमाए रहते हैं, इतना उनका रहता है ना कि उसे असेस करने में बहुत समय लग जाता है। देखिए छोटे मोटे जो असेसमेंट होते हैं वो तो टैक्सेबल पर्सन सेल्फ असेसमेंट के अंदर खुद ही कर लेता है। ये सारे असेसमेंट ऐसे हैं प्रोविजनल वाले जो कि टैक्स अथॉरिटी करती है। जैसा कि आपने पहले देखा कि असेसमेंट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था, तो ये टैक्स अथॉरिटी का जो काम है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है किन्हीं केसेस में। तो ये 4 years के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है क्या कि इंटरेस्ट कितना पे करना है एडिशनल टैक्स पेएबल, मतलब जो भी एडिशनल टैक्स पे किया जा रहा है या जो रिफंड हो रहा है उस पर ब्याज कितना पे करना है, उस पर ब्याज भी पे करना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि द टैक्स पेयर विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन एनी टैक्स पेएबल अंडर प्रोविजनल असेसमेंट। तो जो टैक्स पेयर है उसे ब्याज भी मतलब देना पड़ सकता है। सपोज़ प्रिंसिपल अमाउंट कुछ और हो रहा है तो उस पर अगर उसका कुछ ब्याज बन रहा है तो उसको भी वो ब्याज देना पड़ सकता है, विच वॉज नॉट पेड विद इन द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट में कुछ ऐसा पेमेंट उससे रह गया हुआ है और उसका कुछ ब्याज बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, तो वो भी टैक्सेबल पर्सन देगा। फिर क्या है कि इंटरेस्ट पीरियड विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे व्हेन टैक्स वाज फर्स्ट ड्यू ऑन द गुड्स और सर्विसेज। सो इंटरेस्ट का जो पे किया जाएगा उस कौन से डेट से इंटरेस्ट आपको पे करना है, आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, इसका भी कैलकुलेशन का एक तरीका होता है कि जिस दिन आप गुड्स या सर्विसेज के लिए आप जो फर्स्ट ड्यू डेट होती है, आपने गुड्स और सर्विस जो भी परचेज़ किया होगा, तो जिस दिन आपने परचेज़ किया होगा या जिस दिन वो आपका ड्यू डेट रही होगी उस डेट से वो आपका उठा करके पूरा कैलकुलेट करते हैं टिल द एक्चुअल पेमेंट डेट इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट बीइंग बिफोर और आफ्टर फाइनल असेसमेंट। सो इसमें ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है एंड नॉट द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। तो जिस डेट पे आपका प्रोविजनल असेसमेंट हो रहा है उस डेट से आपका ब्याज नहीं लिया जाएगा। सपोज करो कि आपने गुड्स या सर्विस पे जो आपको ब्याज बन रहा है वो 1 जनवरी का बन रहा है, प्रोविजनल असेसमेंट आपने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है 2 फरवरी को रिक्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर आपको ब्याज जो भी देना है, जो भी सपोज़ अगर आपका ब्याज बन रहा है इन केस, तो आप का वो 1 जनवरी से लिया जाएगा, या जिस दिन आपने वो गुड्स या जो भी सर्विस पे जिस पे आपको ब्याज देना है, जिस दिन आपने उसको परचेज़ किया होगा या जिस दिन आपने उसको बेचा होगा उस दिन से जोड़ा जाएगा। जिस दिन से आप प्रोविजनल असेसमेंट करा रहे हो उस दिन से नहीं, क्योंकि फिर उससे तो जीएसटी वालों का, जीएसटी अथॉरिटी का, गवर्नमेंट का लॉस होगा। तो जिस दिन आपका फर्स्ट ड्यू पेमेंट बनता है उस गुड्स या सर्विस पे, उस दिन उस तारीख से आपको इंटरेस्ट पे करना होता है टिल द एक्चुअल पेमेंट डेट। ये चीज़ हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम 18%, मतलब 18% मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मैक्सिमम, ये मिनिमम की बात नहीं है, मैक्सिमम 18% आपको रेट देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी है कि इफ़ द टैक्स एज पर फाइनल असेसमेंट, देखिए ये तो 2 चीज़ आई इसमें कि इंटरेस्ट ऑन एडिशनल टैक्स पेएबल और दूसरा था रिफंड। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको एडिशनल टैक्स पे करना है तो उस पर आप ब्याज देंगे, लेकिन किन्हीं स्थिति में रिफ़ंड भी हो सकता है, मतलब कि संभवतः आपने ज़्यादा जो है टैक्स पे कर दिया हो तो उस स्थिति में आपको रिफ़ंड भी हो सकता है। अब वो रिफ़ंड क्या है यहाँ पे है
इफ़ द टैक्स एज पर फाइनल असेसमेंट इज़ लेस देन द प्रोविजनल असेसमेंट, भी ध्यान से पढ़िएगा, इफ़ द टैक्स एज पर फाइनल असेसमेंट इज़ लेस देन द प्रोविजनल असेसमेंट, मतलब फाइनल असेसमेंट में आपका क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, प्रोविजनल असेसमेंट आपका जो था वो कम था कंपेरेटिव, तो फाइनल असेसमेंट आपका ज़्यादा आ रहा है, प्रोविजनल असेसमेंट आपका कम, देन द टैक्सेबल पर्सन विल गेट रिफंड। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको रिफंड भी होगा, मतलब कि आपका जो प्रोविजनल असेसमेंट था आपने ज़्यादा पे कर दिया था। अगर मैंने अभी कुछ उल्टा बोला तो आप उसे समझ लीजिएगा, मैं भी एक्सप्लेन से एग्जांपल से समझाती हूँ। फाइनल असेसमेंट समझिए कि आपका आ रहा है 20,000 रुपये, ठीक है, और आपने प्रोविजनल असेसमेंट के तहत आपने 25,000 पे कर दिया हुआ है, तो आपका फाइनल असेसमेंट तो ये क्या हो गया, ये लेस हो गया, प्रोविजनल वाला ज़्यादा हो गया, मैंने सॉरी उल्टा बोल दिया अभी, आप इसे ऐसे समझिएगा। फाइनल असेसमेंट अगर आपका 20,000 आ रहा है, असेसमेंट पूरा होने के बाद ये पता चला कि आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी 20,000 की बन रही है, लेकिन आपने प्रोविजनल असेसमेंट के तहत आपने 25,000 रुपये दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में 5,000 का आपका क्या हुआ, रिफंड वाला अमाउंट हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप ये रिफ़ंड पाओगे, तो रिफ़ंड पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब जो आपको रिफ़ंड पे इंटरेस्ट मिलेगा वो रिफ़ंड वाला इंटरेस्ट होगा आपका 6%। ये समझ में आया? देख लो, वापस पढ़ लो। इफ़ टैक्स एज पर फाइनल असेसमेंट इज़ लेस देन द प्रोविजनल असेसमेंट, मतलब फाइनल असेसमेंट के कंपेरेटिव में जो फाइनल असेसमेंट का जो टैक्स पे किया है वो लेस है कंपेरेटिव टू प्रोविजनल असेसमेंट, तो ऐसी स्थिति में जितना आपने ज़्यादा पे किया हुआ है उस पे आपका रिफ़ंड हो जाएगा और उस पे आपको ब्याज भी मिलेगा इंटरेस्ट के साथ में, वो 6%। लेकिन अगर आपने ज़्यादा दिया हुआ है, यहाँ पे जो था ज़्यादा था कि प्रोविज़नल वाला, अगर आपने सपोज़ करो कि प्रोविज़नल आपका 15,000 बन रहा था और प्रोविज़नल आपने 15,000 दिया, लेकिन फाइनल में आपका आ गया 20,000 रुपये, तो इसका जो डिफरेंस है 5,000 रुपये का किसी गुड्स या सर्विस पे, तो उस पर आपको 18% आपको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको आप लूप होल बोल सकते हो या जो भी आप बोल लो, लेकिन ये लॉ है तो ये लॉ है, इसमें क्या किया जा सकता है। तो आपको ये समझ में आया कि फाइनल असेसमेंट या किस तरीके से ये चीज़ें काम की जाती हैं, प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है। प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 60 के अंतर्गत में आता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, वैल्यू और रेट ऑफ टैक्स, फिर उसके बाद में पूरा इसका डे, टाइम, पीरियड, कैसे आप इंटरेस्ट आप एडिशनल पे करते हो तो आप कैसे इंटरेस्ट देते हो, रिफ़ंड देते हो तो कैसे आप इंटरेस्ट देते हो, एडिशनल में 18% आपको देना पड़ता है, 6%। आई होप कि आपका ये जो भी अगर कन्फ्यूजन होगा प्रोविजनल असेसमेंट में या कोई क्वेरी रही होगी सेल्फ असेसमेंट की, तो ये क्लियर हो गई होगी। इसके बाद वाले में हम जो इसके स्क्रूटनी असेसमेंट, समरी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये जो 3 रह गया है उसे कवर करेंगे। आई होप गाइस कि आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।